हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे इस्लाम का आक्रमण के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो मैप देख पा रहे होंगे आप, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि इस्लाम की शुरुआत कितने 7वीं सदी में ईस्वी के लगभग 610 ईस्वी में हुई थी। मतलब मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत लगभग 610 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है यह जो मध्य पूर्वी नक्शे नक्शे में जो आप एक मिनट, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? ये इनका मुख्य भाग था, मतलब इनका केंद्र हुआ करता था। सबसे इस्लाम का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और खलीफा सबसे बड़ा इस्लामी शासक था। ये जो खलीफा नाम का था वो सबसे बड़ा इस्लामी शासक था। और उमैयद एक खलीफा था जो 9वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के नाम से वहाँ शासन कर रहा था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के नाम से शासन कर रहा था और उमैयद नाम का एक खलीफा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हरे रंग का क्षेत्र अब्बासिद के सीधे शासन के अधीन था। ये जो आप ग्रीन रंग का जो आप साइड देख पा रहे हो, ये इतना इतना सीधे उसके शासन में था। ठीक है, सीधे अब्बासिद के शासन में था। ये ट्रांसोरियन और खोरासन नक्शे का नारंगी हिस्सा है, जो मतलब अपन मध्य पूर्व में देखा था, वो मूल रूप से तुर्कों का था। किसका? तुर्क लोग वहाँ पे रहते थे। इस्लामी शासक का समरकंद क्षेत्र जो उज्बेकिस्तान में गुलामों को खरीदते थे, उन्हें इस्लाम में परिवर्तन करते थे और आखिरकार उन्हें शासक बनने के लिए उच्च पद पर बिठाते थे। मतलब पहले उनको खरीदते थे, फिर उनको उच्च पद पर बिठाते थे, मतलब उनको शासन करने के लिए और शासक बनने के लिए। और अब्बासिद साम्राज्य का 10वीं शताब्दी के आसपास बिखर गया था। जो मतलब जो साम्राज्य था इस्लाम का, अब्बासिद साम्राज्य जो लगभग 10वीं सदी के आसपास क्या हो गया था? बिखर गया था और राज्य के रूप में कई उभरे हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मंसूर एक औपचारिक पत्र था जो खलीफा के द्वारा सुल्तानों को एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करने के लिए जारी किया गया था। क्या नाम था उसका? मंसूर। इसको याद रखना है। ठीक है, मंसूर। सो अपन आगे देखते हैं। ये ट्रांस ऑक्सियाना और खुरासन क्षेत्र पर शासन करने वाले वंश हैं। ये वाला क्षेत्र जो दिया हुआ है, ट्रांस ऑक्सियाना और खुरासन क्षेत्र पर राज्य करने वाले कौन से वंश थे? सबसे पहला था सामानी वंश। कौन सा? सामानी वंश, जो 19 से लेके 99 तक ईस्वी तक वो शासन किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे गजनवी वंश, 1977 ईस्वी से लेके 1186 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। नेक्स्ट आया था सेल्यूजुक वंश। ठीक है, नेक्स्ट है ख्वारिज्म वंश, जो 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, ख्वारिज्म वंश। सो अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री। सो जहाँ से मिडाइवल हिस्ट्री की एक्चुअल में शुरुआत होती है। तो ये जो गजनवी साम्राज्य था, गजनवी राजवंश, इसकी जो शुरुआत थी, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? अल्पतगीन। क्या नाम है? अल्पतगीन। ये एक तुर्क दास था। ठीक है, ये संस्थापक था। और नेक्स्ट आया था सुबुक्तगीन, जो अल्पतगीन का क्या था? उत्तराधिकारी था। तो उसको याद रखना है। और ये अल्पतगीन ने 10वीं शताब्दी के ईस्वी में अंत में हिंदू शासकों से अफगानिस्तान के जवालुद्दीन और कबालिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किसने? सुबुक्तगीन ने। जो अफगानिस्तान का जो एरिया था ये, वहाँ पर उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हिंदू शाही वंश के जयपाल जो राजा थे, जो पेशावर क्षेत्र को सुबुक्तगीन ने पराजित किया था। इनको जो पेशावर क्षेत्र के जो राजा थे जयपाल, इनको और सुबुक्तगीन ने पराजित कर दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, पेशावर को पहले बेहिंद या फिर उद्वंड के नाम से जाना जाता है। और गजनी के महमूद सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी 999 ईस्वी ने बेहिंद पर आक्रमण किया था इसने। ठीक है, सो आगे देखते हैं अपन। और आगे है नेक्स्ट पॉइंट, पेशावर की लड़ाई जो 1001 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गजनवी के महमूद और हिंदू शाही शासक जयपाल के बीच हुए संघर्ष में जयपाल पराजित हो गया था। मतलब महमूद गजनवी के साथ और जयपाल के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें जयपाल क्या हो गया था? हार गया था। ठीक है, और जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, जिसे अंत्येष्टि चिता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। किसको? अंत्येष्टि चिता कहते हैं। और जिसमें राजा और उसके अनुयायी मृत्यु को स्वीकार करते हैं। मतलब राजा को फॉलो करने वाले लोगों भी क्या करते हैं? मृत्यु को स्वीकार करते हैं। उसने आत्महत्या कर ली थी। सो अब यहाँ पे बहिंद या चाच का युद्ध जो 1008 में हुआ था ईस्वी में, गजनी के महमूद और आनंदपाल
मतलब जो जयपाल का पुत्र था उसके बीच हुआ था। और इस युद्ध में गजनवी ने भीमनगर और नगरकोट वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है के किले पर अधिकार कर लिया था। मतलब जो महमूद गजनी था गजनवी, उसने पाकिस्तान में जो नगरकोट है और भीमनगर में क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और जिससे लाहौर, तक्षशिला, पंजाब क्षेत्र में गजनवी साम्राज्य का प्रवेश हुआ था। ठीक है, इसमें गजनवी साम्राज्य का प्रवेश हो चुका था। कौन से युद्ध के दौरान? बेहिंद या फिर छाछ का युद्ध, जो 1008 ईस्वी में हुआ था। मतलब जो इस्लामिक थे, जो सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो वो मतलब इंडिया में इंटर हो चुका था। ठीक है, सो अब ये तुर्कों की जीत का कारण क्या था? इसके पीछे कारण था, सबसे पहला है यहाँ पे एकता सिस्टम, मतलब एकता सिस्टम हुआ करता था। और दूसरा है उत्कृष्ट नस्ल के घोड़े, मतलब बहुत ही उत्तम लेवल के घोड़े थे उनके पास। ठीक है, और तीसरा है गाजी की भावना, का अर्थ है यहाँ पे गैर मुसलमान का काफिर है और उनकी भूमि पर अधिकार करने के लिए इस्लाम को उनका उन्मूलन करना है। और उनकी भूमि पर अधिकार करने के लिए इस्लाम को उनका उन्मूलन करना पड़ता था। तो ये 3 कारण थे जो तुर्कों के जीत के कारण थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो फरिश्ता और उत्वी जो 17वीं शताब्दी में ईस्वी में इतिहासकार थे। कौन सा? फरिश्ता और उत्वी, जो 17वीं शताब्दी के बीच में क्या था, इतिहासकार था। उत्वी के द्वारा किताब उल यामिनी, ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसको याद रखना। उत्वी के द्वारा किताब उल यामिनी लिखी गई थी। ठीक है, सो अब यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट है कि गजनी का महमूद गजनी का जो महमूद था कश्मीर पर अधिकार नहीं कर सका, जहाँ रानी दिद्दा शासन कर रही थी। मतलब कश्मीर पर शासन नहीं कर पाया था कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, सो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब शाक कंबरी के चौहान राजस्थान क्षेत्र पर राज कर रहे थे, मतलब शासन कर रहे थे। और सोलंकी जो गुजरात क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। परमार मालवा क्षेत्र पर शासन कर रहे थे और तोमर दिल्ली पर शासन कर रहे थे। और जो चंदेल, महोबा और खजुराहो क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। कौन से? चंदेल, महोबा और खजुराहो क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये गजनी जो गजनवी थे वो थे यहाँ पे, और गुजरात पे सोलंकी, और मध्य भारत पे मध्य प्रदेश उस पे कौन? परमार। और ये चौहान, तोमर दिल्ली पे, और चंदेल इधर। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो अब अपन देखते हैं कि भारत में महमूद गजनवी के अभियान जो इसने करे, मतलब कितनी बार आक्रमण किया था, हमला किया था भारत पर, उसको अपन देखते हैं। तो 1115 में ईस्वी में मथुरा पर हमला किया था इसने। 1015 में इसने मथुरा पर हमला किया था। जो कलचुरी वंश के कोकल द्वितीय पर जो कलचुरी वंश का जो था कौन था? कोकल द्वितीय को पराजित किया था, और जिन्होंने गजनी के विरुद्ध कड़ा प्रतिरोध किया था। मतलब इन्होंने कोशिश करी बट वो हार गए थे। और गजनी ने मथुरा को लूटा। मतलब इनको हराने के बाद उसने मथुरा को बहुत लूटा और यहाँ से बहुत ज़्यादा धन दौलत लेके चला गया। सो यहाँ पे दूसरा हमला था, कन्नौज पर हमला करा था फिर इसने। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे कि राज्यपाल ने गजनी के विरुद्ध कोई प्रतिरोध नहीं किया। मतलब इन्होंने कुछ विरोध वगैरह नहीं किया और कन्नौज पर पलायन कर गए। मतलब ये यहाँ से निकल लिए, जैसे ही गजनवी आया इन पर आक्रमण करने के लिए, तैसे ही वो यहाँ से भाग गए थे। ठीक है, इन्होंने पलायन कर लिया था। और राज्यपाल के स्थान पर त्रिलोचन पाल को शासक बनाया गया था। मतलब जो राज्यपाल था उसके स्थान पर शासक किसको बनाया गया? त्रिलोचन पाल को शासक बनाया गया था। ओके, सो आगे देखते हैं अपन। और गजनी ने 1019 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया और कन्नौज के जो त्रिलोचन पाल को पराजित किया था। मतलब वो लौट के वापस आया, फिर उसने क्या करा? 1019 में पुनः आक्रमण किया और इनको जो गद्दी पर बिठाए थे उनको हरा दिया। और जब गजनी ने 1021 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया, तब उसे शक्तिशाली सेना के साथ चंदेल शासक जो विद्याधर से कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा। मतलब विद्याधर के पास क्या थी? बहुत ज़्यादा कड़ी सेना थी उनके पास, तो इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा। इसकी वजह से ये युद्ध लड़ाई नहीं इसने। कब? 1021 में, तो ये वापस चले गया था। सो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है एनी कंडीशन। ओके, सो सोमनाथ मंदिर पर हमला किसका? मोहम्मद गजनवी का 1025 में किया था। यह गजनवी का भारत में 16वां आक्रमण था, और जिसमें
उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। और यह पंजाब के बाहर अंतिम बड़ा अभियान था, मतलब पंजाब के जो बाहर था बहुत बड़ा अभियान था ये। यहाँ से हमला करने के बाद बहुत ज़्यादा धन दौलत लूट के लेके गया था। अब ये गजनबी का अंतिम हमला देखते हैं अपन। गजनबी का जो अंतिम हमला था वो सोमनाथ मंदिर के लूट के बाद जाटों ने उनकी लौटती सेना पर हमला किया था। जो सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था, लूट के वापस जा रहा था, तो जो जाटों ने उनकी लौटती सेना पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, जिसके कारण महमूद ने 1027 ईस्वी में सिंधु नदी के पास उनके खिलाफ अंतिम दंडात्मक नौसैनिक अभियान शुरू किया था। लौटते समय जो खोखर जनजाति के लोग थे, गजनबी पर हमला कर दिया था। मतलब वो लौट रहा था, फिर उसने मतलब खोखर जनजाति के लोग थे, उन्होंने इन पर हमला कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद गजनबी की। तो यहाँ पे मोहम्मद गजनबी का खेल खत्म होता है। फिर देखते हैं अपन देखो, गजनबी से पहले ये आया था एक्चुअल में मोहम्मद बिन कासिम, इसको याद रखना है इससे पहले, ठीक है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण था जो 712 ईस्वी में करा था इसने। यह भारत के सिंध हिस्से पे हुआ था और यह अरब से आया हुआ था, और उसके राजा दाहिर ने सिंधु के आखिरी हिंदू शासक को मार डाला था और भारतीय उपमहाद्वीप का जजिया लागू करने वाला पहला व्यक्ति था। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रखना है, ये मतलब महमूद गजनबी से पहले आया हुआ था, ठीक है। अब ये ये जो लिखा हुआ जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही लिखा हुआ है कि दूसरा इस्लामी शासक था जो तुर्क से आया हुआ था, और ये तुर्किस्तानी था, तुर्क दरबारी का भी मतलब भाषा इसकी फ़ारसी थी। 17 बार आक्रमण किया था 1001 से लेके 1027 तक। पहला आक्रमण 1001 में जो जयपाल के शासनकाल में हुआ था, पेशावर के युद्ध में, और राजा जयपाल को बीच लड़ा गया था। और गजनबी ने 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और 17वां आक्रमण अंतिम था इसका 1027 में। बेहिंद का युद्ध गजनबी और हिंदू शासकों के बीच संघर्षों में एक श्रृंखला थी, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये लौट रहा था सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद तो खोखर जनजातियों के द्वारा इस पर हमला कर दिया गया था। सो मोहम्मद गजनबी के दौरान लिखी गई, जो लेखक थे उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें थी, वो सबसे पहली है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी शाहनामा, इम्पोर्टेंट है, ओके। और नेक्स्ट है अलबरूनी के द्वारा उन्होंने तहकीक ए हिंद, जिसे अपन किताब उल हिंद भी कहा जाता है, ये लिखी गई थी। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा, ओके। सो आप देखते हैं अनंगपाल तोमर दिल्ली पर मतलब जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे अनंगपाल, और बिग्रहराज एक चौहान शासक था जो चित्तौड़ और फिर दिल्ली को तोमर से जीत लिया था इसने। किसने? बिग्रहराज ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने तोमर को दिल्ली पर राज्य करने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्हें अधीन बना लिया था। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में 1071 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ गए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान, ओके। और पृथ्वीराज चौहान के जो अभियान थे, सबसे पहला था खजुराहो के चंदेल पर 1080 में इन्होंने आक्रमण किया था खजुराहो में। और 1082 मतलब 1182 में क्या करा था, ईस्वी में गुजरात के चालुक्य के खिलाफ पराजित हुए थे, और कन्नौज के गढ़वाल जो राजपूत पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? प्रतिद्वंदी थे, ओके। सो अब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं अपन। मोहम्मद गौरी तीसरा इस्लामी था। सबसे पहला कौन था? कासिम। दूसरा कौन था? मोहम्मद गजनबी। तीसरा कौन है? मोहम्मद गौरी, जो हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला था। जो मतलब ये दूसरा तुर्क था, और तुर्क आक्रमण था, जो जिसे वो मतलब इसने कब से कब तक 1175 से लेके 1206 तक रहा यहाँ पे। और फारसी नाम था इसका मोहिजुद्दीन मोहम्मद, ओके। उसका पहला आक्रमण 1175 में हुआ था जो मुल्तान में, और 1178 में गुजरात में हुआ था, जहां वह मूलराज द्वितीय जो भीम द्वितीय और उनकी माता नाइकी देवी के द्वारा पराजित हुआ। मतलब जो नाइकी देवी के द्वारा मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था, पहला आक्रमण जब उसने किया था 1175 में, ओके। सो गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मतलब गौरी ने फिर दिल्ली पर आक्रमण किया, जिस पर उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासक था। मतलब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक था, फिर उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आए थे? सिर्फ धन दौलत लूटने के पर्पज़ से हिंदुस्तान में आए हुए थे। लेकिन ये जो थे मोहम्मद गौरी, इसका मतलब मेन उद्देश्य था कि दिल्ली पर शासन करना, दिल्ली के गद्दी पर बैठना, ठीक है, सत्ता करना। और इसने क्या करा था? गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और जिस समय पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे, वह घुरिद और साम्राज्य के गियासुद्दीन मोहम्मद का छोटा भाई था।
और उसने गजनवी साम्राज्य के पेशावर पर कब्जा किया और तत्कालीन गजनवी शासक खुसरो मलिक थे। और उसने क्या किया था फिर, मतलब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हरा दिया गया था। और फिर उसने भटिंडा का जो तावरहिंडा किला है जो 1191 ईस्वी में जीत लिया गया था, लेकिन बाद में तराइन के लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। ये तराइन की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, पहली और दूसरी। देखो, पृथ्वीराज और गौरी के बीच के युद्ध बताना है। सबसे पहला है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीता गया था और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। मतलब गौरी ने जीत लिया था, ये गौरी होगा। गौरी ने जीता था, लेकिन क्या पृथ्वीराज को अजमेर पर शासन करने की अनुमति दे दी थी। सो अब देखते हैं यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है जो मतलब गौरी के सेनापति था। यहाँ पे ये गौरी का सेनापति था। ने तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी की मदद की, मतलब गौरी की इसने मदद की थी और ऐबक को हिसार और सिरसा क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दी थी। किसने? मोहम्मद गौरी ने इसको ऐबक को हिसार पर और सिरसा क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दी थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो लेखक थे जो चंद्रप्रदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, और इस महाकाव्य के अनुसार गढ़वाल के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। जो गढ़वाल के राजा थे ना जयचंद, और उनकी बेटी का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। ये पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी को राजा जयचंद ने ही बुलाया हुआ था और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने के लिए। यह युद्ध गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय प्राप्त हुआ। मतलब उसने बुलाया उसके पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने के लिए था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद पर ही हमला कर दिया था। इस लड़ाई के बाद में गौरी ने 1198 ईस्वी में कन्नौज पर कब्जा किया और अशनी किले को जीत लिया था। मतलब कन्नौज पर कब्जा कर लिया था चंदावर के युद्ध के बाद, क्योंकि राजा जयचंद को मार दिया था इसने 1194 में। ओके, चंदावर का युद्ध हुआ था, इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, गौरी के जो दास थे, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यल्दोज कोवाचा और बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। कहा जाता है कि चंदावर की जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। मैंने बताया था अभी पीछे कि मोहम्मद गौरी को मतलब जयचंद के द्वारा ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था उसने। किसने? मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद के ऊपर। चंद्रप्रदाई ने 12वीं सदी में ब्रजभाषा में पृथ्वीराज रासो लिखी थी। किसमें? ब्रजभाषा में। ये याद रखना है, जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक अपना कंप्लीट होता है ये इस्लामिक वो आक्रमण, जो मिडाइवल हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट था, सबसे पहला लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।